नमस्कार, मैं कविता सिंह और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर शहर की सौंदर्यता और गौरव को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में अजमेर विकास प्राधिकरण ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जयपुर रोड स्थित अशोक उद्यान के सामने बनने वाले सिंह द्वार के निर्माण को शुक्रवार को विधिवत शुभारंभ किया गया। करीब 2.5 करोड़ की लागत से बनने वाला ये द्वार अजमेर के प्रवेश मार्ग पर भव्यता, संस्कृति और स्वागत का नया प्रतीक होगा। अजमेर शहर की सौंदर्यता और गौरव को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में अजमेर विकास प्राधिकरण ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जयपुर रोड स्थित अशोक उद्यान के सामने बनने वाले सिंह द्वार का निर्माण कार्य शुक्रवार को विधिवत शुभारंभ किया गया। करीब 2.5 करोड़ की लागत से बनने वाला यह द्वार अजमेर के प्रवेश मार्ग पर भव्यता, संस्कृति और स्वागत का नया प्रतीक होगा। इस अवसर पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी, राज्य जल एवं पेयजल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, डिप्टी मेयर नीरज जैन, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश सोनी सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि ये सिंह द्वार केवल एक प्रवेश द्वार नहीं है, बल्कि यह अजमेर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का सशक्त प्रतीक है। ये द्वार हर आने वाले पर्यटक का स्वागत करेगा और शहर की गरिमा को नई ऊंचाई देगा। इसके साथ ही अजमेर विकास प्राधिकरण ने शहर के बाहर इलाकों में यातायात व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और परियोजना की घोषणा की। खरखेड़ी से वरुण सागर तक नई चौड़ी सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। ये सड़क 7.62 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी, जिससे शहर के ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और सुगम हो जाएगी। अजमेर अब न सिर्फ धार्मिक नगरी बल्कि विकास और सौंदर्यता का संगम बनकर उभरेगा। सिंह द्वार इसका नया परिचय होगा। आज अजमेर के विकास में एक नया इतिहास, काफी समय से ये सोच थी, ये ड्रीम, स्वप्न था कि अजमेर में एक प्रवेश द्वार बने, जहां से आते लोगों को लगे कि हम अजमेर के अंदर आ रहे हैं। और उसका सौभाग्य हमें मिला कि पुष्कर क्षेत्र के से ही हमारा प्रवेश होता है। और आज एक बहुत बढ़िया, लगभग 2.5 करोड़ की लागत से और 36 मीटर चौड़ा और 20 मीटर ऊंचा आज ये प्रवेश द्वार बनने का शिलान्यास हुआ है, जो अगले 6 महीने के अंदर तैयार होकर के और हम लोगों की शोभा अजमेर की बढ़ाएगा। उसके साथ लाइटिंग का भी 1-1.5 करोड़ का काम है, सौंदर्य का काम है। तो कुल मिलाकर के ये 5-6 करोड़ का ये प्रोजेक्ट हो जाएगा, जिसके आधार पे हर आने वाला अजमेर, उसको भी लगेगा कि मैं एक श्रेष्ठ अजमेर में आ गया हूँ। उससे अजमेर के पर्यटन को भी लाभ मिलेगा, रोजगार को भी मिलेगा। एक स्वर्णिम इतिहास की रचना होने जा रही है। क्यों इसका सौभाग्य तब मिला जब पास में हमारे केंद्रीय मंत्री महोदय के सहयोग से अपना हवाई अड्डा बना, उसके आगे फिर IT पार्क बना, इधर पुष्कर है। तो ऐसे तीनों चारों विधानसभाओं के लिए अजमेर जिले का यह एक अच्छा प्रोजेक्ट आज शुरू हुआ है। मैं इस अवसर पर सबको अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि राजस्थान नए विकास की ओर अग्रसर हुआ है। और हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ यह एक अवसर है कि जो हमारा रेगिस्तान राजस्थान कहलाता था, अब हरियाणा राजस्थान और विकसित राजस्थान की ओर हम लोग बढ़ चले हैं। इस अवसर पे मैं अजमेर के जन को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, आज अजमेर शहर के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि राजस्थान सरकार द्वारा आज यहाँ एक मुख्य प्रवेश द्वार का शिलान्यास हुआ है। हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी और हमारे पुष्कर से विधायक और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत साहब, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे महापौर और हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारी आज यहाँ आए हैं। और अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा ये निर्माण कार्य यहाँ होने जा रहा है 2.5 करोड़ की लागत से, और सुंदर ये प्रवास द्वार बनेगा। अजमेर की खूबसूरती बढ़ेगी, यहाँ पर्यटक आएंगे, तो अजमेर ये ऐतिहासिक ये नगरी है और इसमें आज का ये दिन जो है एक मील का पत्थर साबित होगा। इस मुख्य प्रवेश द्वार की वजह से यहाँ जो पर्यटक आएंगे उनको एक इस शहर की सुंदरता का और चार चांद। नए पदों के सृजन और नियम संशोधन की मांग को लेकर राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC के कर्मचारी 16 और 17 अक्टूबर को सामूहिक अवकाश पर रहे। इस दौरान गुरुवार को कर्मचारियों ने आयोग मुख्य द्वार के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जो शुक्रवार को भी जारी रहा। नए पदों के सृजन और नियम संशोधन की मांग को लेकर राजस्थान लोक सेवा आयोग
कि कर्मचारी 16 और 17 अक्टूबर को सामूहिक अवकाश पर रहे। इस दौरान गुरुवार को कर्मचारियों ने आयोग मुख्य द्वार के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया, जो शुक्रवार को भी जारी रहा। आरपीएससी कार्मिकों की संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष डैंका शर्मा ने जानकारी देकर बताया कि आयोग कर्मियों ने शासन का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि आयोग प्रशासन ने राज्य सरकार को विभिन्न वर्गों में 98 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव 20 नवंबर 2024 को भेजा था, लेकिन वित्त विभाग ने केवल 17 पदों को ही स्वीकृति दी है। इसके बाद आयोग ने 25 सितंबर को पुनः प्रस्ताव भेजा, जो अभी तक लंबित है। इसके अलावा स्टेनो और लिपिक कैडर के अनुपात में निजी सचिव और सहायक सचिव के पदों की संख्या बढ़ाने और नियमों में संशोधन का मामला भी पिछले 18 माह से शासन स्तर पर अटका हुआ है। शर्मा ने बताया कि शासन की अनदेखी के विरोध में आयोग क्रमिक 2 दिन अवकाश पर रहकर काली दिवाली मनाएंगे। हालांकि पूर्व निर्धारित साक्षात्कार का परीक्षाओं में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है, वे अपने कार्य पर उपस्थित रहेंगे। वर्तमान सरकार का गठन होने के पश्चात सरकार की पहली प्राथमिकता थी कि बेरोजगारों को 1 लाख नियुक्तियां प्रतिवर्ष दी जाएगी। इसी मंशा के अनुसार आयोग भर्ती कराने हेतु कटिबद्ध है। विगत सालों की तुलना में इस साल 2 गुने से भी अधिक परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। लगातार प्रतिदिन या यूं कहें अल्टरनेट डे रिजल्ट आता है। हर 3 दिन में एक परीक्षा आयोजित की जा रही है। विगत वर्षों में 80 परीक्षा आयोजित की गई थी। इस साल 158 परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। ऐसी स्थिति में कार्मिकों पर, आयोग के कार्मिकों पर काम का बहुत दबाव है। इसी के चलते आयोग ने शासन से लगभग 98 पद मांगे थे, जिसमें से सरकार ने केवल मात्र 17 पद स्वीकृत किए हैं, जिससे यहाँ के कार्मिकों में भारी असंतोष है। इसी के चलते हमने विगत दिनों शासन को एक ज्ञापन भेजा था, जिसमें कुछ पद और मांगे गए थे, लेकिन दुख की बात यह है कि आज तक उन पदों पे कोई स्वीकृति नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में हमने 2 दिन का सामूहिक अवकाश लेने की घोषणा, सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए 2 दिन के सामूहिक अवकाश की घोषणा की थी, जिसी के चलते कल भी हम सामूहिक अवकाश में रहे थे। लेकिन कल इंटरव्यू थे, एग्ज़ाम थे, तो इनमें जिन कार्मिकों की ड्यूटी थी उन्होंने अपना सहयोग दिया और इंटरव्यू और परीक्षा का आयोजन करवाया। हम आयोग के कार्मिक नहीं चाहते किसी भी तरह का बेरोजगार अभ्यर्थियों को अवरोध पैदा हो। आज आयोग के समस्त कार्मिक अवकाश पे हैं और आयोग में आज सन्नाटा पसरा हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी शासन और सरकार की है। यदि अभी भी हमें, और इसके चलते आयोग के कार्मिकों ने निर्णय लिया है कि सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए हम अब की बार काली दिवाली मनाएंगे, और आगे दिवाली के बाद भी अगर सरकार ने जो हमने पद मांगे वो स्वीकृत नहीं किए तो आयोग के कार्मिक व्यापक स्तर पर आंदोलन करेंगे एवं अब जो एजेंडा लग रहा है उसके पश्चात कोई इंटरव्यू और कोई एग्ज़ाम भी आयोजित करवाने में आयोग के कार्मिक सहयोग। संस्कृति द स्कूल में 15 अक्टूबर से चल रहे 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव व वार्षिक प्रदर्शनी में 16 अक्टूबर को जूनियर एनुअल डे का आयोजन किया गया। इस आयोजन में शिक्षा, नवाचार और भारतीय परंपरा का संगम जैसी प्रमुख प्रस्तुतियां दी गई। साथ ही विद्यालय के सभी जूनियर विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के सीखने, व्यक्त करने और आगे बढ़ने का अनुभव प्राप्त करना है। संस्कृति द स्कूल में 15 अक्टूबर से चल रहे 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव वार्षिक प्रदर्शनी में 16 अक्टूबर को जूनियर एनुअल डे का आयोजन किया गया। इस आयोजन में शिक्षा, नवाचार, भारतीय परंपरा का संगम रहा। विद्यालय के सभी जूनियर विद्यार्थियों को इस दौरान पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के सीखने, व्यक्त करने और आगे बढ़ने का अनुभव प्राप्त करना है। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मनीषा जौहरी ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि आज जूनियर एनुअल डे प्राइज गिविंग सेरेमनी के तहत नर्सरी से लेकर ग्रेड 2 के सभी विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर उनका उत्साह बढ़ाया गया।
उन्होंने कहा कि सभी बच्चे अपने आप में एक विनर है। इसके बाद सभी बच्चों ने कल्चर इवनिंग प्रोग्राम में सभी जूनियर ने रील से रियल लाइफ को कैसे जिया जाए इसकी शानदार प्रस्तुति देकर इसे विस्तार पूर्वक समझाया। संस्कृति द स्कूल की प्रिंसिपल ने आगे बताते हुए कहा कि आदर्श जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके साथ ही आप सफलता के उच्च शिखर तक पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में वही व्यक्ति सफल है जिसके पास अच्छे रिश्ते हैं, ना कि पैसे। प्रत्येक विद्यार्थी ज्ञान के साथ साथ जीवन का मूल्य सीखते हैं। प्रदर्शनी जैसे आयोजन विद्यार्थियों में एक आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करती है। यह आयोजन शिक्षा को अनुभव और आनंद में बदल देता है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेघना चौधरी भी उपस्थित रही। जूनियर एनुअल डे सेलिब्रेट किया, जो 21st एनुअल डे एंड प्राइज गिविंग सेरेमनी था आज। तो हमारे बच्चों को प्राइजेस मिला। हमारे यहाँ नर्सरी से लेकर ग्रेड 2 तक के सभी बच्चों को प्राइज़ दिया जाता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सभी बच्चे जो हैं अपने आप में विनर हैं। और J3 से J4 फिर हम थोड़ा फॉर्मल हो जाते हैं और प्राइज जो उस क्लास में टॉपर्स होते हैं उनको प्राइज़ मिलता है। और फिर उसके बाद हमारा कल्चरल इवनिंग था, जहाँ बच्चों ने ये दिखाया कि अब हमको रियल लाइफ से बाहर निकल के रियल लाइफ में आना है और हमें अपने फैमिली बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करना है, दादा दादी मम्मी पापा सबका आदर करना है। तो जैसे स्कूल का नाम है संस्कृति, हमने आज अपने एनुअल डे में ये शो किया कि वैल्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और बिना वैल्यूज़ के सक्सेस का कोई मायने नहीं है। आज की मुख्य अतिथि मिसेस मेघना चौधरी थी, जो एक सीनियर RAS ऑफिसर हैं, और उन्होंने भी अपने एड्रेस में हमको यही समझाया कि हमको अपनी इनर स्ट्रेंथ, अपनी वैल्यूज़ और आगे को डेवलप करना चाहिए, और आगे वही सक्सेसफुल होगा जिसके पास अच्छे रिश्ते हैं, ना कि जिसके पास पैसा है। ये दो दिवसीय कार्यक्रम ये कल हमारा सीनियर एनुअल प्राइज गिविंग और कल्चरल प्रोग्राम है। कल जो है वो हम कर्म योगिनी नामक डांस ड्रामा कर रहे हैं, और हमारी चीफ गेस्ट कल है हर हाइनेस महारानी कल्पना देवी ऑफ कोटा। कल का जो प्रोग्राम है उसमें हम स्कूल जितने जो 6 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं उनको हम प्राइज़ देते हैं, स्कॉलरशिप्स देते हैं, एकेडमिक और स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स देते हैं। तो हमारा मैनेजमेंट 15 लाख तक की स्कॉलरशिप्स बच्चों को देते हैं। और कल जो डांस ड्रामा है ये विमेन एम्पावरमेंट में है कि नारी में बहुत शक्ति है, और हर लड़की को जो है यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। पुष्कर तीर्थनगरी की जाट विश्राम स्थली में चल रही कौशिक जी महाराज की भागवत कथा में धार्मिक कार्यक्रमों के लिए बनाए गए हवन मंडप में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। हवन में बैठे यजमानों और पंडितों ने भागकर अपनी जान बचाई, जबकि हवन में रखे साउंड सिस्टम और अन्य सामान आग की चपेट में आ गए। सूचना मिलने पर पुष्कर नगर परिषद की फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग इतनी विकराल थी कि उसकी लपटें कई फीट ऊंचाई तक फैली। पुष्कर तीर्थनगरी की जाट विश्राम स्थली में चल रही कौशिक जी महाराज की भागवत कथा में
धार्मिक कार्यक्रमों के लिए बनाए गए हवन मंडप में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हवन में बैठे यजमानों और पंडितों ने भागकर अपनी जान बचाई, जबकि हवन मंडप में रखे साउंड सिस्टम सहित अन्य सामान आग की चपेट में आ गए। सूचना मिलने पर पुष्कर नगर परिषद की फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग इतनी विकराल थी कि उसकी लपटें कई फीट ऊंचाई तक फैली। रमन भाई मिस्त्री ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि यज्ञ के दौरान एक चिंगारी निकलने की आवाज सुनाई दी थी। इसके बाद देखते ही देखते आग फैल गई। उन्होंने बताया कि किसी अज्ञात द्वारा ये सोची समझी साजिश के दौरान आग लगाई गई है, जो हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। राधे राधे। ये अभी यज्ञ चल रहा था, ऊपर से कुछ फायर हुआ तो बाहर से कुछ चिंगारी मिली, तो मेरे को लगता है दिवाली का टाइम है, किसी ने रॉकेट बोकेट ये हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए ये कुछ साजिश की है कि इतना बढ़िया हो रहा है ये सब, तो किसी से देखा नहीं गया। और ये जो अपना मेरा जो बना था यज्ञशाला, उसमें आग लगाने की कोशिश की और हमको परेशान किया। किस जगह ये किस जगह ये अभी जाट विश्राम स्थला में भागवत कथा है और उसमें ये यज्ञ का प्रोग्राम रखा है। अभी दिवाली का टाइम है तो गणेश लक्ष्मी यज्ञ करके एक यज्ञ चला रहे थे, तो उसमें ये अभी फायर हो गया। ये कब से शुरू हुआ था यज्ञ, कब संपन्न होगा? ये 9 तारीख से 10 तारीख से कथा चालू हुई, तब से ये यज्ञ चालू था। नहीं, समापन कब होना है? समापन उसका आज समापन शाम को होना ही था, लेकिन उससे पहले ही ये किसी ने साजिश की और ये पूरा सब एक हो गया। तो आपको कहना है कि किसी ने जानबूझ के लगाया? हाँ, ये किसी का साजिश लगता है कि नहीं तो इधर से। और जो भी वीडियो है, मेरे पास भी एक वीडियो है, तो ऊपर से वो फायर आई हुई है। ऊपर से जो गुम्बद बना हुआ था उसमें से ऊपर से फायर आई, नीचे से तो, और कुंड से ऊपर की हाइट तो बहुत थी, तो नहीं उसमें से जाने का कोई चांस ही नहीं था। क्या स्थिति रही है? कोई हताहत तो नहीं हुआ? नहीं, कोई नहीं हताश नहीं हुआ। हमारे जो भी सभी बच्चे थे तो बाहर से दोनों साइड खुला रखा था, तो सब पूरे कोई। दीपावली व धनतेरस के त्योहार को लेकर अजमेर शहर के बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने विशेष व्यवस्था की है। बाजारों में अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम की स्थिति से निपटने के लिए यातायात विभाग ने 125 से अधिक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई। दीपावली व धनतेरस के त्योहार को लेकर अजमेर शहर के बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने विशेष व्यवस्था की है। बाजारों में अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम की स्थिति से निपटने के लिए यातायात विभाग ने 125 से अधिक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई है। यातायात डिप्टी आयुष वरिष्ठ ने बताया कि त्योहारी सीजन में शहर के मुख्य बाजार, नाला बाजार, केसरगंज, आगरा गेट और स्टेशन रोड सहित अन्य इलाकों में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। वाहन चालकों के नियमों का पालन करने और बाजारों में पार्किंग व्यवस्थाओं का ध्यान रखने की अपील की गई है। साथ ही अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर कार्यवाही की चेतावनी दी गई है, ताकि खरीदारों और आमजनों को किसी तरह की परेशानी न हो। यातायात पुलिस की यह व्यवस्था धनतेरस से लेकर दीपावली तक जारी रहेगी, जिससे त्योहार के दौरान शहर में यातायात सुचारू व्यवस्था बनी रहेगी। दिवाली में हम धनतेरस से लेकर दिवाली तक इसमें हम जो परकोटा एरिया है उसमें तिपहिया और चौपहिया वाहनों का प्रवेश बंद रखेंगे, जिसके अंदर मुख्यतः हम देखें तो जो कोतवाली गेट है, आगरा गेट है, गणेश मंदिर है, इधर क्लॉक टावर है, मदार गेट का जो एंट्री है, गांधी भवन है, इन सभी जगह से जैन नमकीन की तरफ जाने वाला रास्ता है, पड़ाव की तरफ आने वाला रास्ता है, उन सभी जगह पे तिपहिया और चौपहिया जो वाहन है उनकी एंट्री बंद रखी जाएगी। इसमें हम ये गुजारिश करते हैं कि इसके लिए निर्धारित पार्किंग स्टैंड बनाए गए हैं। जो भी व्यक्ति रोशनी देखने या खरीदारी करने आए वो लोग अपनी गाड़ियाँ जो पार्किंग स्टैंड है वहाँ पे खड़ी करके आए। इसके लिए स्पेशली रामप्रसाद घाट पे भी बात की गई है, वहाँ पे भी वाहनों की पार्किंग रखी गई है। महादेव का ढाबा के पास में जो जगह है वहाँ पे पार्किंग रखी गई है, और शहर में जहाँ पे निगम द्वारा पार्किंग स्टैंड बनाए गए हैं उन जगहों पे पार्किंग करने की हम निवेदन करते हैं। इसके अलावा हमने व्यापारिक एसोसिएशन से भी बात की है, उनसे भी हमने निवेदन किया है कि उनके जो ग्रुप्स है उसके माध्यम से जो व्यापारी लोग हैं उनको मोटिवेट किया जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वो चौपहिया और तिपहिया वाहनों का उपयोग कम से कम करें। अवैध रूप से अगर कोई खड़ा करता है, अवैध रूप से खड़ा करता है या एंट्री करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ नो एंट्री और नो पार्किंग का चालान किया जाएगा। इसके अलावा हम प्रयास कर रहे हैं कि आज भी शाम को हमने प्रोग्राम रखा है कि 6 बजे के आसपास निगम के सहयोग से
हम लोग जो अतिक्रमण और जो कई ठेले गाड़ियाँ इनको बाहर खड़ी करके रखते हैं, और नीचे बिछा के कई लोग बैठे हुए हैं, आगे रोड पे जिन्होंने जमावड़ा लगा रखा है उनको भी हम हटाएंगे। सर कल से धनतेरस शुरू हो जाएगा, मार्केट, चूड़ी बाजार, जैसे बाजार जो वहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है बाजारों में खरीदारी की, इसके लेकर क्या मॉनिटरिंग की जाएगी? कैमरे भी है, अभय कमांड सेंटर, किसी प्रकार की कोई वारदात नहीं हो? बिल्कुल, इसके लिए अभय कमांड से मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा हमारा जो जाब्ता है लगभग जो 125 का जाब्ता है, उसमें से हम लगभग 70% जाब्ता हम जो अपना सिटी वाला एरिया है जहाँ पे रोशनी का कार्य ज़्यादा होता है उस जगह पर रखा जाएगा। इसमें जो मार्केट है, इसके अलावा जो चौपाटी पे रोशनी है वहाँ पे भी हमारी नज़र रहेगी, वहाँ पे भी हम मुस्तैदी से हम ड्यूटी करेंगे और 2 शिफ्टों में हम ड्यूटी लगाएंगे ताकि जो हमारा जाब्ता है वो भी थके नहीं और अच्छे से। और सभी जो शहरवासी है उनको मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। दिवाली है, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और सुरक्षित होकर। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।